पत्रकारिता और लेखन को जुनून मानने वाली, सामाजिक विसंगतियों, पितृसत्ता की कठोरता तथा लड़का लड़की में भेदभाव की घटनाओं से आहत हो लेखन का सहारा लेकर देश दुनिया के 2 दर्जन से अधिक देशों की यात्रा कर भारतीय भाषा, संस्कृति तथा महिलाओं के मुद्दों की पुरजोर पक्षधर वरिष्ठ लेखिका संतोष श्रीवास्तव का जीवन एक खुली किताब है। एक ऐसी पुस्तक जिसका जो भी पृष्ठ खोलेंगे वहीं से सृजन की गंध और संघर्ष की आवाज़ें आपको बरबस अपनी ओर खींचती चली जाएंगी। आपकी कहानियों में जीवन के विभिन्न कोणों की पड़ताल एक साथ उपस्थित है। संतोष जी की रचनाओं में चुनौती है, संघर्ष है और संवेदनाओं का बारीक ताना बाना भी। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी अपना अपना नर्क, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। दीवान पर पीठ के बल लेटा, दोनों पैरों को दीवार पर शीर्षासन जैसे ताने, शिशिर नाटकीय अंदाज में अपनी पसंदीदा किताब धीमी आवाज़ में पढ़ा करता। जिस्म की छुअन के बिना रूह की छुअन बेमानी है। इश्क पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर पर गिरती शफ़ाफ़ चमकीली बर्फ़ है, अनछुई अद्भुत। सामने झील पर मंडराते परिंदों में अब कहीं खंजन पक्षी नहीं हैं। वे सारे के सारे खंजन मेरी महबूबा के नैनों में समा गए। तब कमरे में बसंत उतर आता था। अब धुआंई उदासी पूरे कमरे में फैल चुकी है। दीवान हटा दिया गया है और उस जगह रखे हवन कुंड में घेरा बनाकर बैठे तमाम रिश्तेदार, सगे संबंधी आहुतियाँ डाल रहे हैं। आज शिशिर की बरसी है। छलछलाई आँखों से सरोज देख रही है। मीनाक्षी के हाथों में रखी हवन सामग्री, उदास चेहरा, टपकती आँखें। हवन की लपटों में मानो खुद भी सुलग उठी सरोज। अगर वे भाग्यशाली होती तो यह दृश्य होता शिशिर की और मीनाक्षी की शादी का, कि जिस दिन के इंतज़ार में वो रोज़ कोई ना कोई नया प्रोग्राम बना लेता। मैं शिप में रिसेप्शन करूँगा, समुद्र में 5 मील अंदर शिप ले जाकर। निक्की हंसती, तुम तो आसमान में करना शादी, हेलीकॉप्टर पर। फिर आपका क्या होगा बुआ? हेलीकॉप्टर में तो मैं और मीनाक्षी ही बैठ पाएंगे। निक्की के साथ शिशिर की खनकती हंसी पूरे घर में गूंजती रहती कि पीछे से किसी ने उसके दोनों कंधों को दबाया। भरी भरी आंखें छलक पड़ीं। साल भर पहले की वो हाहाकार करती शाम। मेहमानों को विदा कर वो डिनर की तैयारी करने उठी ही थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। हाथ में पकड़ी सब्जी की ट्रे थामे हुए ही रिसीवर उठाया। कोई अजनबी आवाज़ घबराई हुई सी। हेलो, शिशिर के डैडी हैं? जी, आप कौन? मैं नेरल से बोल रहा हूँ, ज़रा शिशिर के डैडी को फ़ोन दीजिए। वो ज़रा बस स्टॉप तक गए हैं, कोई मैसेज हो तो बताएं। जी, वो शिशिर का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कहाँ? कैसे? हाथ की ट्रे गिरने को थी। झपट कर निक्की ने रिसीवर ले लिया। देखिए, आप लोग तुरंत नेरल आ जाएं, वैन का पहिया फिसल गया था, सबको सिर पर चोटें हैं, 2 सीरियस हैं। यहाँ का फ़ोन नंबर और पता नोट कर लें जल्दी। निक्की ने जल्दी जल्दी पता और फ़ोन नंबर नोट किया। सफ़ेद पड़ती, रह रह कर काँपती सरोज को सोफे पर बिठाया और पूरी गंभीरता से बोली, घबराओ मत भाभी, शिशिर को कुछ नहीं हुआ है। सरोज फटी फटी आंखों से शून्य को टटोल रही थी। हथेलियाँ पसीज उठी थीं। निक्की दौड़कर उनके लिए पानी ले आई। हमेशा भाभी पर निर्भर रहने वाली निक्की कैसी पुरखिन बनकर उन्हें संभाल रही थी। हालांकि उसके दिल की धड़कनें अपनी सीमा तोड़ने पर उतारू थीं। उसका बेहद लाडला शिशिर न जाने किस हाल में होगा। हे सिद्धि विनायक, मेरे शिशिर को कुछ ना हो, मैं 11 मंगल निर्जला व्रत रखूँगी। निक्की ने आंखें मूंद कर मन्नत मांगी। तभी राजेश आ गए। निक्की ने सारा वाकया सिसकियों में सुना डाला। काँप उठे राजेश। जल्दी जल्दी नेरल फ़ोन लगाया, लगातार इंगेज टोन। 5 मिनट लगे लाइन मिलने में। इस बीच निक्की ने एक बैग में नैपकिन, पानी की बोतल रख दी। भैया मैं भी चलूं? लेकिन बोलने के लिए जबान कहाँ थी। सारी शक्ति, सारा हौसला पस्त सा हो रहा था। एक निक्की ही थी जो दोनों को संभाले थी। कैसे पहुँच पाएंगे नेरल तक? अगर वो साथ जाए तो इधर भी तो कोई होना चाहिए।
उसने वॉचमैन से कहकर टैक्सी मंगवाई। सरोज से अलमारी की चाबी ले 10,000 के नोटों की गड्डी उनके पर्स में ठूंस दी। ना जाने कब कैसी ज़रूरत पड़ जाए। टैक्सी रवाना होते ही अकेले कमरे में रो पड़ी निक्की। ये क्या हो गया? कितनी खुशी खुशी शिशिर अपने 10 अन्य दोस्तों के साथ माथेरान वीकेंड पिकनिक के लिए गया था। वो भी जाना चाह रही थी, पर शिशिर ने रोक दिया था। हम नेरल से ट्रैकिंग करते हुए माथेरान जाएंगे। आपसे ट्रैकिंग नहीं होगी बुआ, रेलवे स्टेशन की सीढ़ी तक तो चढ़ नहीं पाती हो। चल रे बदमाश, मेरे जाने से तुम लोगों की मस्ती में खलल जो पड़ेगा। ऑफ कोर्स यू आर ग्रेट, सब समझ जाती हो बड़ी जल्दी। मुझे सब पता है, 4 लड़कियां भी जा रही हैं साथ में। ओ बुआ, शिशिर ने बुआ के गाल चूम डाले थे। पर मीनाक्षी नहीं जा रही है बुआ, देखना पछताएगी। पहुँचते ही मुझे फ़ोन करेगा ना? शिशिर ने हमेशा की तरह हथेली फैलाई थी। 100 का नोट दो पहले, तब करूँगा फ़ोन। और फ़ोन आया भी तो ओह, ना जाने कैसे हालात होंगे वहाँ के। ना जाने कहीं अस्पताल भी होगा या नहीं। निरल तो गांव है, न जाने कहाँ एक्सीडेंट हुआ है। सोच सोच कर बेहाल हो रही थी वो। इस बीच वो भाभी के मंदिर से अपने गणपति उठा लाई थी और फ़ोन के पास जमकर बैठते हुए लगातार प्रार्थना में डूबी थी। घड़ी की सुइयां मानो सरकना भूल गई थीं। दुर्घटना की खबर सुन उसके पड़ोसी नेरल का फ़ोन नंबर ले गए थे और आधे घंटे बाद जब लौटे तो उनके हाथ में सूप था। निकिता, वहाँ सब ठीक है, तुम ये सूप पीकर आराम करो, हम बीच बीच में फ़ोन करते रहेंगे वहाँ। सहारा पाकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। अभी तक भैया भाभी ने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? वे बहुत प्रॉम्प्ट हैं इस मामले में, कभी देर नहीं होती उनकी तरफ से। कहीं कुछ? पड़ोसी खामोश थे। उनके चेहरे की कैफियत सच्चाई बयान कर रही थी। निक्की सहम गई, और सहम गई उसकी प्रार्थना मन्नतें। गणपति पर से उसका विश्वास पतझड़ के पीले पत्तों की तरह झड़ गया। डालियां ठूंठ हो गईं। सन्नाटे से भरे कमरे में फ़ोन चीख पड़ा। झपट कर उठाया। हाँ भैया, कैसा है शिशिर? उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई? बोलिए ना भैया, आप चुप क्यों हैं? दिल दहला देने वाली खामोशी से भरा लम्हा सरका। निक्की, और वे फूट फूट कर रो पड़े थे। निक्की, यहाँ तो पोस्टमार्टम चल रहा है शिशिर का। एक घूंसा सा लगा मानो दिल पर। भयंकर चीत्कार करती वो कटे पेड़ सी वहीं ढेर हो गई। रिसीवर हवा में झूल रहा था, और झूल रहा था इस घर का भविष्य अंधेरे में। अभी 6 महीने पहले ही तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उच्चतम अंक प्राप्त कर मेधावी शिशिर को एक विदेशी कंपनी में बेहतरीन जॉब मिला था। वो बहुत खुश था। सरोज और राजेश का इकलौता शिशिर। शादी के कई साल बाद सरोज के शिशिर पैदा हुआ था। सरोज को शिशिर में ही मानो बेटी भी मिल गई थी, और बेटा भी। अपने अध्यापन के दौरान सरोज इतनी व्यस्त रहती थी कि घर में कम ही समय दे पाती। देखते देखते खिलंदड़ा नटखट शिशिर कब बड़ा हो गया, कब उसने अपने नन्हे कंधों पर घर की जिम्मेदारियां ओढ़ लीं, पता ही न चला। उसने देखा था अपने अध्यापक माँ बाप को सीमित आय में तमाम जिम्मेदारियों को ढोते। उसकी महंगी पढ़ाई, कानपुर में बाबा दादी के बुढ़ापे की बीमारियां, 3 कुंवारी बुआओं की सरकती उम्र, और हर महीने भेजा जाता मनी ऑर्डर। तमाम संघर्षों, आर्थिक जटिलताओं के बीच शिशिर ने समझ लिया था कि उसे जो करना है स्वयं करना है। उसकी आंखों में सपने थे। वो नई पीढ़ी का ऐसा युवक था जो हर दिन पूरा जीवन जी लेना चाहता था। जिंदगी के एक एक पल को मुट्ठी में भींचकर बहुत शिद्दत से जी लेना चाहता था वो। ज़िंदगी मानो एक नशा थी, और वो उस नशे में चूर था। महंगे महंगे बेहतरीन फैशन बुटीक के कपड़े और परफ्यूम वो अपनी हर सैलरी में ख़रीद लेता। महंगे शूज़, महंगी रिस्ट वॉच, सनग्लासेस, कैसेट्स, सीडी। राजेश ने और सरोज ने कभी लोकल ट्रेन की प्रथम श्रेणी में सफ़र नहीं किया। हमेशा भीड़ में ठूंसे, भीड़ का हिस्सा हुए वे दब पिस कर मीरा रोड से ग्रांड रोड तक पहुंचते थे। लेकिन शिशिर ने नौकरी लगते ही फर्स्ट क्लास का पास बनवा दिया। सरोज बिगड़ पड़ी। एक पैसा तो तुम बचा नहीं पाते हो, थोड़ा जोड़ना भी सीखो। अरे मम्मा, पास तो मुझे कंपनी ने दिया है, आने जाने का फर्स्ट क्लास का पास, और ऑफिस में दिन भर कॉफ़ी चाय चाहे जितनी पियो। और मम्मा, जोड़ूं किसके लिए? मोटा बैंक बैलेंस कर लूँ खुद को कमियों में रखकर, तरसा कर। ओ मम्मा, तुम पेपर पढ़ लिया करो रोज का। सरोज ने चकित हो शिशिर को देखा। इसमें पेपर पढ़ने की क्या बात है? बात है मम्मा,
पेपर रंगे पड़े रहते हैं अंडरवर्ल्ड के लोगों की हफ्ता वसूली से। नहीं मानने पर गुलशन कुमार गोलियों से भून दिया गया। मोटा बैंक बैलेंस वो गुड़ है जो डी गैंग के शूटरों को ततैया बर्ग की तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सरोज ध्यान से शिशिर के चेहरे को देखने लगी। क्या इसीलिए शिशिर इतनी सारी तनख्वाह पत्तों की तरह हवा में उड़ा देता है? क्या इसीलिए आज की पीढ़ी कमाने और खर्चने में विश्वास करती है? वीकेंड पार्टी, पिकनिक, फिल्म, महंगे महंगे रेस्टोरें, कान में सटा वॉकमैन, मोबाइल फ़ोन, निश्चल खिलखिलाहट, ऐसी भरपूर कि सावन के घटाघूप बादलों के बीच चमकती बिजली भी शर्मा जाए। इस पीढ़ी को भविष्य की कोई चिंता नहीं। ये पीढ़ी आज में जीती है। और मम्मा, इन शूटरों से बच गए तो ट्रेन से गिरकर कट मारो। हर दिन हाथ से, आज है कल नहीं। फफूंदी लगाने को और दूसरों के ऐश करने के लिए बैंक में पैसा जोड़ो। क्यों भाई? हमारा भविष्य तो आतंक की छांव तले पनप रहा है। बंदूक की नोक, रेल की पटरी और सड़क पर सहमा खड़ा है हमारा भविष्य तो। मम्मा जानती हो, हर साल 80,000 जाने जाती हैं सड़क दुर्घटनाओं में। सरोज की पलकें झुक गई थीं, शर्म से या अपनी बेहद व्यस्त दिनचर्या से, जिसमें सामने पेपर जरूर होता था लेकिन मन में स्कूल की 9वीं 10वीं कक्षाओं का पोर्शन ठुसा होता। फला तारीख से परीक्षा है, फला तारीख तक पोर्शन ख़त्म कर देना है। यदि कोई हादसा होता तो स्टाफ रूम में उसे सुनने के बाद वे पेपर में पढ़ती। घर आकर टीवी ऑन करके न्यूज़ सुनती, जो सुन चुकी होती औरों के मुंह से। उसे इस तरह टीवी के पर्दे पर देख लेती और उनका ये बेफिक्र लड़का A to Z सारी जानकारी रखता है। बेवफा ज़िंदगी में खुशियाँ बटोरने, जीने और जीने देने की एक नई परिभाषा को लिए कितना खुश है वो। एक वे हैं जो चींटी की तरह पाई पाई घसीटती जोड़ती रहीं, ना खुद ढंग से जी पाईं, ना अपनी मर्जी का कुछ कर पाईं। अपनी ज़रूरतों को मार कर धन जोड़ती रहीं। किस लिए? नाते रिश्तेदारों की वक्त बेवक्त ऊल जूल फरमाइशों पर सुहा करने के लिए। ठीक कहता है शिशिर। उन्हें उसके सामने अपना व्यक्तित्व दाना दाना घसीटती कम ज़र्फ चींटी सा जान पड़ा। हर दिन किताबों से तरह तरह की इश्कियाँ लाइनें पढ़ते रहने और रात 11 बजे सबके सो जाने पर फ़ोन पर धीमे धीमे बतियाने से सरोज को शक हुआ। पूछने पर शिशिर ने बिना किसी दुराव छुपाव के बता दिया कि उसके साथ कॉलेज में पढ़ी मीनाक्षी से उसका इश्क चल रहा है। थोड़ी देर तो वे खामोश रहीं। जानती थीं कि शिशिर का निर्णय गलत नहीं होता। मीनाक्षी प्रतिष्ठित परिवार की खूबसूरत लड़की है, इनकारी की कोई वजह भी नहीं। प्रश्न अगर उठा भी तो उसके महाराष्ट्रियन होने पर ही उठ सकता है। वे दकियानूसी विचारों की नहीं है, लेकिन शिशिर के बाबा दादी की सहमति जरूरी है। पूरे महीने भर बाद जब संपूर्ण परिवार ने शादी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया तो उन्होंने शिशिर को बुलाकर अपनी सहमति प्रकट कर दी। चहक उठा वो, उनके पैर छूकर लिपट पड़ा उनसे। वे बहू की कल्पना में खो गईं और शिशिर मीनाक्षी से बताने को उतावला कि अब आसमान हमारी मुट्ठी में है, कि अब हम जितना चाहें पंख पसारें। एकाएक रो रो कर बेहाल हुई निक्की को याद आया, मीनाक्षी को तो खबर कर दे। लेकिन वहाँ घंटी बज रही थी, कोई उठा नहीं रहा था फ़ोन। चौथी बार लगाने पर मीनाक्षी की आजी ने मराठी में बताया कि मीनाक्षी अपने मम्मी डैडी के साथ नेरल पहुंच चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि उन 11 लोगों में से अनूप और रेखा बच गए हैं, लेकिन रेखा के बचने की उम्मीद नहीं के बराबर है। सुबह सुबह शिशिर को लेकर सरोज और राजेश, मीनाक्षी और भी ना जाने कितने सारे लोग घर लौट आए। एक शिला का सच, हाँ, शिशिर मर चुका है। ना हिल डुल रहा है, ना कुछ बोल रहा है। हमेशा रेस्टलेस रहने वाला कितनी शांति से चिर निद्रा में लीन है। देखते ही निक्की बेहोश हो गई। पूरा फ्लैट दुख के महासागर में डूब गया। सरोज न रो रही थीं, न किसी से कुछ बोल रही थीं। आंखें फटी, शून्य में टकटकी, मानो उस अदृश्य सत्ता से सवाल कर रही थीं कि क्यों किया ऐसा, क्यों सुख की थाली परोसते ही छीन ली, क्यों लूट लिया ज़िंदगी का उजाला और क्यों अंधेरे में झोंक दी बाकी की उम्र। अनूप की तरह शिशिर क्यों नहीं बच सका? हाँ, अनूप ही बच पाया है। रेखा भी 2 घंटों तक मौत से संघर्ष कर चल बसी थी। एक साथ इतनी जवान मौतें। कैसा रहा होगा वो क्षण जब वैन गुलाठी खाती हंसती खिलखिलाती जिंदगियों को लिए गहरी खाटी में गिरकर चकनाचूर हो गई थी। कुछ के तो चेहरे पहचानने मुश्किल थे।
शिशिर की ब्रेन की हड्डी टूट गई थी। खून उबल उबल कर आँख, कान, नाक से बह चला था। फेफड़े सिकुड़ गए थे। एक डरावनी मौत झेल कर भी शिशिर के चेहरे पर मासूम शांति बिखरी थी, मानो कह रहा है, मैं ना कहता था मम्मा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। सहसा वे बेतहाशा बिलखती हुई शिशिर के सीने पर जो गिरी थीं तो फिर हफ्तों नहीं उठी। बुखार ने दबोच लिया उन्हें। सदमे के कारण बुखार उतर ही नहीं रहा था। सारे शरीर में दर्द और सूखी खांसी। अनूप की माँ देखने आई। उन्हें सब्र करिए मिसेस वर्मा, वो दिव्य आत्मा थी, अधिक दिन कैसे रहती दुनिया में। काश वो भी बच पाता। जैसे आप अनूप को संभालें मैं भी संभाल लेती, कम से कम नज़रों के सामने तो रहता। मीनाक्षी कहती है कि हाथ पैर टूट जाते तो टूट, कम से कम शिशिर के होने की तो तसल्ली रहती। अनूप की माँ उनके कंधों से लिपट कर रो पड़ी। सिर पर गहरी चोट लगने से दिमाग में खून जम गया था। तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। पूरा सिर घुटा हुआ, पट्टियों से बंधा, गाल सूजे, आँख के नीचे चोट के फफोले, सेलाइन, खून चढ़ाने वाली नलियों से बिंधे हाथ। नहीं सहन होता मुझसे ये सब। तसल्ली रखिए, सांस बची है, शरीर भी वापस आ जाएगा। बुखार उतरते ही मैं देखने आऊँगी उसे। सोचने लगी, काश शिशिर भी जिंदा होता तो जिंदा रहते मीनाक्षी के सपने। शिशिर के रहते उनके परिवार ने मीनाक्षी को ऐसे अपना लिया था मानो उस घर की बेटी हो। तीज त्योहार में वो आती तो वे उसे उपहारों से पूर देती। चौके में वो निक्की और शिशिर के साथ नाश्ता, लंच या डिनर तैयार कर रही होती। तीनों की खिलखिलाहट पेपर जांचती सरोज के कानों में मिश्री घोल देती। उन्होंने तय कर लिया था वे मीनाक्षी के साथ सास का नहीं बल्कि दोस्ती का रिश्ता रखेंगी। मीनाक्षी है भी इसी काबिल। उसके गुणों से सारे नाते रिश्तेदार, पड़ोस, मित्र रश्क करने लगे थे। तभी तो निक्की कहती है, नज़र लग गई शिशिर को। सफ़ेद कपड़े से ढके शिशिर के पैरों को कई घंटों से दबाती मीनाक्षी सहसा अपने डैडी को सामने देख से सिक पड़ी थी। डैडी, बगा काय झाला। वो ये भूल गई थी कि शिशिर की मृतदेह को एम्बुलेंस में अपनी गोद में रखे उसके डैडी ही थे। वो ये भी भूल गई थी कि शिशिर अभी उसका पति नहीं हुआ था। उसने दाहिने हाथ में पहना कांच का कड़ा उतार कर उसके पैरों के पास रख दिया था। शाम को जब उसकी सहेलियां उससे मिलने आई थीं तो बदहवास सी घूम घूम कर उन्हें घर दिखा रही थी। ये हमारी अलमारी, मेरी और शिशिर की, ये हमारे मखमली चादर, कंबल, गिलाफ, इन्हें शिशिर जम्मू से लाया था। और ये देखो उसकी पसंद के अचार, मिर्ची का अचार उसे खूब पसंद था। फिर डबडबाई आंखों से ज़बरदस्ती हंसते हुए बोली थी। उस दिन पराठे के एक कौर में पूरी मिर्ची खा गया था शिशिर और सी करता भागा था सिंक की ओर, पर नल में पानी ही न था। उस दिन पानी की स्ट्राइक जो थी। सहसा निक्की ने उसे सीने से लगा लिया था। सरहदें केवल दो देशों के बीच ही नहीं होती, सरहद मृत्यु और जीवन के बीच भी होती है। इस पार जीवन, उस पार मृत्यु, और मृत्यु के बाद की अनजानी राहें। मीनाक्षी ने ये सरहद ही मिटा डाली थी। जिंदगी में मौत को जी रही थी वो। अफसोस था तो बस इस बात का कि वो शिशिर के साथ क्यों नहीं माथेरान गई, या तब तो वो शिशिर के साथ होती या शिशिर उसके। पता है बुआ जी, जिस लड़की के कारण ट्रैकिंग का प्रोग्राम कैंसिल कर सब वैन में बैठकर जा रहे थे, उसका ज़बरदस्त मृत्यु योग था। नहीं मीनाक्षी, मृत्यु योग तो हमारा था, हमारी ज़िंदगी हमसे छिन गई, निक्की ने कहना चाहा था, पर मीनाक्षी के चेहरे की मायूसी ने उसे खामोश कर दिया था। समय कहाँ रुकता है। सांसों के बोझ तले हाँफते राजेश और सरोज धुआं धुआं जी रहे थे। अक्सर अनूप की मम्मी या पापा से भेंट हो जाती, अक्सर वे अस्पताल चले जाते देखने। 24 साल का जवान हट्टा कट्टा अनूप 10 महीनों की जानलेवा पीड़ा को झेलता सूख कर कंकाल मात्र रह गया था। चेहरे पर मुर्दनी छाई रहती, जीवन का संकेत देती सांसें ही ये विश्वास दिलाती कि वो जिंदा है। खाना भी नलियों के सहारे, पानी भी नलियों के सहारे, टट्टी पेशाब भी नलियों के सहारे। नलियों पर टिके इस जीवन को जिंदगी देने के लिए कमर तोड़ महंगाई में पाई पाई खर्चते अनूप के माता पिता। सारे गहने बिक गए, बैंक खाली हो गया, कर्ज का बोझ बढ़ता गया। सरोज ने अपनी 1 महीने की पूरी तनख्वाह ही ये कहकर दे दी कि लौटाने की ना सोचना, मेरे लिए शिशिर समान है अनूप। काश शिशिर होता तो वे अपना सब कुछ उसके इलाज पर न्यौछावर कर देती, पर उनका भाग्य ने साथ नहीं दिया। शिशिर के ऑफिस से सहकर्मी मिलने आते, अब शिशिर से ज़्यादा अनूप की चर्चा होती।
मांस का लोदा बनकर रह गया अनूप, एक जिंदा लाश। सरोज तड़प उठती। ऐसा मत कहो, वो जिंदा है। माँ बाप के लिए यही क्या कम बड़ी बात है? ये आपका मोह है आंटी। पल पल मरने से तो शिशिर जैसी मौत भली, गिरे और खत्म। सरोज अंदर चली गई। कैसी होती जा रही है युवा पीढ़ी, भावना शून्य। माँ बाप के सामने ही पक देती है जो मुंह में आया। इतने लोगों में से अनूप का बचना कोई मामूली बात नहीं थी। उनका सौभाग्य उनके साथ था, वरना शिशिर की तरह अनूप भी। मन बहुत कसकता रहता। क्यों हुआ ऐसा? ईश्वर ने एक ही औलाद दी और उनके जिंदा रहते हुए छीन भी ली। मौत आनी थी तो उन्हें क्यों ना आई? तड़प उठती वे। रात को नींद खट से खुल जाती। कल्पना करती, वैन घाटी में गिर रही है, सभी चीख चिल्ला रहे हैं, वैन के दरवाजे टूट गए हैं, दरवाज़ों से गिरती लड़कियां पत्थरों की चोट खाकर बिलबिलाकर बेहोश हो गई हैं। शिशिर का सिर चट्टान से टकराया है, वो बिलख रहा है, मम्मा मैं जीना चाहता हूँ, मम्मा मुझे बचा लो। उनकी हाफी चलने लगती, रक्त का दौरा शिराओं को तोड़ने लगता, सारा शरीर पसीने से नहा जाता, लेकिन हलक सूख जाता। डॉक्टर ने सलाह दी कि वे ध्यान योग की क्लासेस अटेंड कर लें। ध्यान योग, ईश्वर चिंतन तो बड़े बड़े दुखों की अचूक दवा है। वे उत्तेजित हो गईं। ईश्वर चिंतन? ईश्वर है कहाँ? शिशिर के साथ तो वो भी मर गया। शिशिर के साथ ही उसका दाहकर्म भी हो गया। कंधों के दबाव के साथ ही उनके कानों में कोई फुसफुसाया, अनूप के बड़े भाई आए हैं। अनूप डीप कोमा में चला गया है। वे झटका खा गईं। अपने दुख में डूबी साल बीत जाने का लम्हा लम्हा बटोरती वे सोच भी नहीं पाई थीं कि 5 सदस्यों सहित अनूप की लंबी बीमारी का खर्चा झेलते परिवार का ढांचा ही चरमरा गया है, जबकि उन लोगों का आर्थिक पक्ष पहले से ही कमज़ोर था। शाम को वे राजेश के साथ अनूप को देखने अस्पताल पहुंची। बलिष्ठ शरीर वाला अनूप सूख कर हड्डी का ढांचा मात्र रह गया था, आंखें बंद, जैसे समाधि में लीन हो। धीरे धीरे उसका आधा शरीर सुन्न हो गया था, लेकिन अनूप की माँ ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसे कमर से नीचे पैर तक लकवा मार गया है। अनूप के पापा ने बताया कि साल भर से महंगे टेस्ट, महंगी दवाइयाँ, विशेषज्ञ डॉक्टरों की फीस, अस्पताल के कमरे का किराया भरते भरते वे कंगाली की गिरफ्त में आ गए हैं। उन्होंने प्रदेश के आला अफसरों, राजनेताओं से सहायता की अपील की है, लेकिन अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई। दुर्घटना मुआवजा भी नहीं मिला अभी तक। कई चैरिटी संस्थाओं में भी अनुदान की मांग की गई। कुछ ने दिया भी, पर इतना कम जैसे रेत के महासागर में पानी की बूंद। हौसला रखें भाई साहब, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। सरोज ने सूखी आंखों से राजेश की ओर देखा, मानो जता रही हूँ कि जैसे ही दुर्घटना मुआवजा मिलेगा हम इनकी मदद ज़रूर करेंगे, पर मजबूरी, साल भर से केस टंगा है। इधर अनूप की रफ्ता रफ्ता मौत की गिरफ्त में जाती जिंदगी सरोज से देखी नहीं जाती। जब भी उससे मिलकर लौटती, उसके चेहरे का सूनापन और सन्नाटे से गूंजती आंखें जहन में कौंधती रहती। वक्त भी कैसी चीज़ है। कहाँ तो वे अनूप के बच जाने पर मन ही मन ये भी सोचती रही थीं कि काश शिशिर भी बच जाता, लेकिन अब एहसास होता है मानो अनूप का घर बेबसी का ऐसा खंडहर बन गया है, जिसकी दीवारों के साथ उनकी गुर्बत के जालों की तरह अनूप की कराहें भी लटकी हैं, और लटकी हैं उस घर के हर सदस्य की लाचार सिसकियाँ भी। जीवन ऐसा भी होता है। एक दिन पता चला कि अनूप के मम्मी पापा ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर ये मांग की है कि उनके पुत्र अनूप को दया मृत्यु का अधिकार दिया जाए। सुनकर वे सन्न रह गईं, मानो आकाश के गर्भ में छुपी तमाम बिजलियां, उल्काएं उनके ऊपर टूटकर गिर पड़ी हों। ये क्या सुन रही हैं वे? जिस अनूप के लिए उन लोगों ने घर की पाई पाई स्वाहा कर दी और जो उनका भविष्य है, उसी की मृत्यु की कामना। सुनकर रहा न गया। राजेश के साथ भागती हुई अनूप के घर गईं तो अनूप की मम्मी उनसे लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। अनूप से मौत का पीड़ादायी इंतज़ार करवाना ठीक नहीं। डॉक्टरों ने भी इनकार कर दिया है, अब उसका इलाज संभव नहीं। फिर भी जब तक सांस चलती है आस कैसे छोड़ी जा सकती है? तो क्या करें सरोज जी? अस्पताल के भारी खर्च के साथ उसका तड़पना देखें, या घर लाकर रात दिन उसके मुर्दा शरीर की उठती गिरती सांसों को गिनें? सरोज की आंखें डबडबाईं। वे तो चले गए के लिए साल भर से रो रही हैं, जिंदगी भर रोएंगी, और ये जिंदा बच गए के लिए आंसू बहा रहे हैं।
उन्होंने तो शिशिर का मृत शरीर पहली और अंतिम बार बस चंद घंटों के लिए देखा। ये तो रोज रोज देख रहे हैं। जो कष्ट और पीड़ा अनूप झेल रहा है, उससे कहीं अधिक कष्ट और पीड़ा तो ये दोनों झेल रहे हैं। बेटे के खोने का गम, घर के कंगाली के गिरफ्त में चले जाने का गम, भविष्य के लिए की गई सारी बचत, सारी भविष्य निधि, सारा कीमती सामान जेवर सब स्वाहा और कर्ज में बिंधे सो अलग। अचानक उनकी सोच का रुख बदल गया। अचानक उन्होंने स्वीकार कर लिया कि इस रूप में जिंदा बच जाने से तो शिशिर जैसी मौत अच्छी थी। भारी मन से लौटते हुए वे राजेश से बोली, तुम क्या सोचते हो? अब अनूप जिंदगी की ओर तो लौट नहीं सकता। उनके माता पिता ने ठीक निर्णय लिया है। मर्सी किलिंग का अधिकार उन्हें मिलना ही चाहिए। राजेश अवाक थे। अभी आप सुन रहे थे एक मार्मिक कहानी, जिसको लिखा था वरिष्ठ लेखिका संतोष श्रीवास्तव जी ने और स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।